नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपना शब्द भंडार बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम जो है जो सीईटी का जो पेपर हुआ था 5 फरवरी को, जो सेकंड शिफ्ट का जो हिंदी का जो पेपर हुआ था, उसको हम उसमें हम हिंदी के प्रश्न जो है वो हल करने का प्रयास करते हैं, हल करने की को कोशिश करते हैं। तो इसी शब्दों को आगे, इसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, ये हमको पता लगाना है। तो देखो, उपसर्ग इनमें से दो ही उपसर्ग होते हैं, एक तो होता है प्रति और एक होता है प्रय। एक तो प्रति जो ऑप्शन ए में है और एक होता है ऑप्शन डी प्रय। तो देखो, इनमें से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि इसमें कौन सी संधि हो रही है, व्यंजन व्यण संधि। देखो, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो होगा प्रति धन एक, प्रतिधन एक। अब आपको पता है कि व्यंजन संधि में ई उ री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है, तो ई किस में चेंज होता है, ये में, उ व में, और री रे में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है भाई, तय में क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, और ई के बाद में क्या आ रहा है, ए। ई और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। अब देखो, अब ये मिलेंगे, ई और ई मिल ए मिल, इन दोनों में से ई और ए निकाल लेंगे, और ई और ए मिल निकालने के बाद में क्या बन जाएगा इनका, ये। अब देखो, प्रय का प्रय रह जाएगा। अब तय में मिलाने के लिए क्या नहीं बचा, कोई स्वर नहीं बचा। तो अब क्या करेंगे, तय को आधा रख देंगे और प्रत्येक, ये पूरा वर्ड बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति। कौन सा हो जाएगा, प्रति। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं और समझने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, सौदामिनी का शुद्ध रूप है, सौदामिनी का शुद्ध रूप है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। देखो, सौदामिनी जो है यह शुद्ध लिखा हुआ है, और शुद्ध रूप से जो सौदामिनी लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है सर, कैसे कैसे लिखा जाता है, सौदामिनी, ऑप्शन नंबर सी की तरह कैसे लिखा जाता है, सौदामिनी। सौदामिनी का अर्थ होता है बिजली, जो बिजली होती है, और बिजली भी कौन सी, जो नेचुरल, मतलब बोले तो आकाशीय जो बिजली होती है, उसको क्या बोलते हैं, सौदामिनी। क्या बोलते हैं, सौदामिनी। हमारे जो बॉलीवुड के जो गाने हैं उनमें यह शब्द बहुत ज़्यादा यूज में होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, सौदामिनी। सौदामिनी का अर्थ क्या होता है, आकाशीय बिजली। तो शुद्ध रूप से सौदामिनी कैसे लिखा जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब यह है कि इनमें से जो तीन हैं, ऑप्शन में से तीन जो है वो मोर के पर्यायवाची है, और एक इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो मोर का पर्यायवाची नहीं है। देखो, मोर को मयूर भी बोलते हैं, केकी भी बोलते हैं, और सारंग भी बोलते हैं। अच्छा, सारंग जो है हिरण को भी बोलते हैं, और किसको बोलते हैं, मोर को भी बोलते हैं। तो मयूर भी बोलते हैं मोर को, केकी भी बोलते हैं, और सारंग भी बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलते, केसरी नहीं बोलते साहब। केसरी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि केसरी तो किसको बोलते हैं, शेर को, मृगेंद्र को, मृगराज को, शेर, नाहर, सिंह, ये सब किसके, केसरी, ये सब किसके पर्यायवाची, शेर के। तो केसरी किसको बोलते हैं, शेर को, न कि मोर को। मोर के पर्यायवाची होते हैं मयूर, केकी और सारंग। और मैंने आपको बता दिया सारंग किसका होता है, और हिरण का। अच्छा, हिरण शुद्ध नहीं होता, शुद्ध रूप होता है हरिण। शुद्ध रूप कौन सा होता है, हरिण। आपको शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से पूछ ले कि शुद्ध कौन सा है, तो हिरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, शुद्ध कौन सा है, हरिण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मेमो, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शब्द लिखा हुआ है मेमो, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। देखो, मेमो को हिंदी में बोलते हैं ज्ञापन। क्या बोलते हैं, ज्ञापन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञापन। तो ज्ञापन होता क्या है, ज्ञापन होता है जैसे एक व्यक्ति या विभाग जो है
किसी दूसरे व्यक्ति या विभाग को कोई संदेश भेजे, कोई मैसेज भेजे, उसको बोलेंगे क्या? मेमो, हिंदी में ज्ञापन। तो समझ गए होंगे कि एक कोई व्यक्ति है या कोई विभाग है तो दूसरे विभाग को या किसी दूसरे व्यक्ति को क्या भेज रहा है? कोई संदेश। अब संदेश कोई सा भी हो सकता है, तो संदेश भेजे उसको क्या बोलेंगे? मेमो। और हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्ञापन। न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज में होता है, ज्ञापन, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शपथ पत्र। शपथ पत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं एफिडेविट। शपथ पत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एफिडेविट। मैं स्पेलिंग लिखने की प्रयास करता हूँ, AFFIDAVIT, एफिडेविट। शपथ पत्र को क्या बोलते हैं? एफिडेविट। शपथ पत्र को क्या बोलेंगे सर अंग्रेजी में? एफिडेविट। देखो शपथ पत्र क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है? कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित रूप में कोई स्वेच्छा से कोई घोषणा की जाए, स्वेच्छा से क्या की जाए? घोषणा की जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एफिडेविट। जैसे कोई व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैं भविष्य में कभी भी मेरे जो है वो 2 संतान से अधिक नहीं होगी, या कोई घोषणा करे कि मैं भविष्य में कभी भी धूम्रपान जो मादक पदार्थ उनका सेवन नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? एफिडेविट। ये क्या हो जाएगा? एफिडेविट। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुति। प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? प्रस्तुति। प्रस्तुति को बोलते हैं साहब अंग्रेजी, ये जो प्रस्तुति शब्द है ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रेजेंटेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन। PRESENT, प्रेजेंट, TATTION, क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रस्तुति। प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्तुति। तो प्रस्तुति क्या होता है सर? प्रस्तुति होता है, जैसे प्रस्तुति कई प्रकार से हो सकती है। प्रस्तुति इंजीनियरिंग में कैसे यूज होता है कि इंजीनियरिंग में आपको कुछ ना कुछ ही टॉपिक दिया जाता है और उसके माध्यम से आपको उसका क्या करना पड़ता है? तैयार, उसका ढांचा तैयार करना पड़ता है और उसकी क्या करनी पड़ती है? प्रस्तुति करनी पड़ती है। जैसे आप कोई नाटक का मंचन करें और उसकी आपको आप स्टेज पर क्या करें? उसकी प्रस्तुत करें, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रस्तुति। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र जो होता है ना साहब, अर्ध सरकारी पत्र जो है, देखो 2 प्रकार के पत्र होते हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी। सरकारी और अर्ध सरकारी में फर्क होता है कि अर्ध सरकारी जो पत्र जो होता है ना वो अनौपचारिक रूप से लिखा जाता है, जबकि जो सरकारी पत्र होता है वो औपचारिक रूप से लिखा जाता है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो कहने का भावार्थ मेरा यह है कि अर्ध सरकारी जो पत्र है ना वो व्यक्तिगत नाम से लिखा जाएगा। जैसे किसी आदमी का नाम है मोहन, तो किस नाम से लिखा जाएगा? मोहन नाम से लिखा जाएगा। जबकि जो सरकारी पत्र होगा ना सर, वो सरकारी पत्र जो है उसमें जो उसका विभाग में जो नाम है, उसका नाम है, जैसे कौन से पद पे है, विभाग में जो नाम पे जो कौन सा पद है, विभाग में कौन से पद पर है, उस पद का नाम लिखा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई JEN के पद पे है तो उसका पद लिखा जाएगा, न कि नाम लिखा जाएगा। कौन से पत्र में? सरकारी पत्र में। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। देखो मुख्य रूप से क्रिया अकर्मक और सकर्मक, और मैंने आपको पहले भी सोल्व कराया है, उसमें बताया कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी है। देखो ऑप्शन नंबर ए है वह श्याम से पत्र लिखवाता है। वह श्याम से क्या करता है? पत्र लिखवाता है। देखो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है सर? प्रेरणार्थक क्रिया में कोई भी व्यक्ति रहता है वो खुद काम नहीं करता, कर्ता जो रहता है ना वो खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे के द्वारा काम कराता है। देखो इसी ऑप्शन में देखे, जैसे वह श्याम से पत्र लिखवाता है, वह श्याम से क्या लिखवाता है? पत्र लिखवाता है। तो इसमें वह जो है स्वयं काम नहीं कर रहा, श्याम से लिखवा रहा है। इसका उदाहरण और जिसमें और भी बताऊं, जैसे मोहन ने नाई से बाल कटवाए। अब मोहन खुद तो काम नहीं कर रहा, काम कौन कर रहा है? नाई। काम कौन कर रहा है? नाई। तो मोहन ने नाई से बाल कटवाए, तो ये भी किसका उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। एक और अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं, नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया। तो नौकर तो जो है स्वयं करता है, लेकिन नौकर स्वयं काम नहीं कर रहा, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करा रहा है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाता है। अगला ऑप्शन है पूजा कर रही है। देखो
कभी भी आपको ये कन्फ्यूजन आ जाएगी कि ये कर्मक है कि सकर्मक है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया से पहले क्या करो, क्या लगाकर क्वेश्चन करो। अब देखो इसमें अगर मैं क्रिया से पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करता हूँ तो अगर मेरे को उत्तर कर्म की या उत्तर की प्राप्ति हो जाती है वो तो है सकर्मक क्रिया, और अगर मेरे को कर्म की और उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वो कौन सी है, अकर्मक क्रिया। अब दूसरे ऑप्शन में देखो पूजा पूजा कर रही है, तो मैं इसमें क्वेश्चन करूँ कि पूजा क्या कर रही है, पूजा क्या कर रही है, तो मेरे को उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी पूजा क्या कर रही है, पूजा कर रही है साहब। चौथा ऑप्शन है माताजी कपड़े धो रही है, इसमें अगर मैं क्या लगा कर क्वेश्चन करूं कि माताजी क्या धो रही है तो मेरे को उत्तर की प्राप्ति हो रही है कि माताजी क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर उसमें मैं क्या लगा कर क्वेश्चन करूँ क्रिया के आगे कि हेमलता क्या हंसती है तो मेरे को उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही साहब, उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये कौन किसका उदाहरण हो गया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। देखो सर्वनाम में एक सर्वनाम का होता है, उसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीन प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, देखो उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। जिसमें स्वयं के बारे में बात की जाए वो उत्तम पुरुष, जिसमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जाए वो मध्यम पुरुष, और ना तो खुद के बारे में बात की जाए और ना ही सामने वाले की बात की जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष। वो कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसमें हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, अब ये तो साहब उत्तम पुरुष का भी उदाहरण नहीं है, ये तो किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का। ये किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन नंबर बी है वह चली गई। अब ये तो न तो कर्ता वक्ता के बारे में बात हो रही है, ना ही श्रोता के बारे में बात हो रही है, ये तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि वह चली गई। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अन्य पुरुष का। किसका हो जाएगा, अन्य पुरुष का। चौथा ऑप्शन है आप बीमार हो गए थे। आप पहले तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण, ये किसका उदाहरण, उत्तम पुरुष का। किसके बारे में बात की जा रही है, खुद के बारे में बात की जा रही है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, उत्तम पुरुष का। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आप बीमार हो गए थे। आप क्या हो गए थे, बीमार हो गए। तो आप देखो आप किसके लिए यूज में हो रहा है, श्रोता के लिए हो रहा है, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम का। मैंने कहा था कि मध्यम पुरुष सर्वनाम में किसका प्रयोग होता है, श्रोता के लिए बात की जाती है। तो इसका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है रिएम्बर्स के लिए सही परिभाषिक शब्द है। रिएम्बर्स के लिए सही परिभाषिक शब्द है, इसका मतलब ये है कि रिएम्बर्स का हिंदी में अर्थ क्या होता है, रिएम्बर्स का हिंदी में क्या अर्थ होता है। देखो रिएम्बर्स का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिपूर्ति करना। क्या होता है, प्रतिपूर्ति करना, प्रतिपूर्ति करना। देखो इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, आपूर्ति करना। देखो आपूर्ति करना का ये मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं आपूर्ति को सप्लाई। जैसे मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊं कि जैसे आपने किसी शहर से 5 कंप्यूटर ऑर्डर किए और वो 5 कंप्यूटर आपको घर पे पहुंचा के जाए तो वो हो जाएगा आपूर्ति। वो क्या हो जाएगा, आपूर्ति, और उसको बोलेंगे अंग्रेजी में सप्लाई। लेकिन ये मान के चलो कि आपने 5 कंप्यूटर में से आपके पास एक कंप्यूटर आते आते टूट गया, आते आते क्या हो गया, टूट गया। तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए तो उसको क्या करेगा, एक कंप्यूटर अगर आपको और दे, एक कंप्यूटर आपको और दे तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिपूर्ति। वो क्या हो जाएगी, प्रतिपूर्ति। मतलब पूर्ति के बाद में, आपूर्ति के बाद में और क्या करना, प्रतिपूर्ति करना। आपूर्ति के बाद में क्या होता है, प्रतिपूर्ति। ये वैसे ही उसी शब्द के अनुसार है, जैसे निरीक्षण और बोलूं तो निरीक्षण आपूर्ति के समान हो जाएगा और पुनः निरीक्षण किसके समान हो जाएगा, प्रतिपूर्ति के समान। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति को बोलते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन। क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। देखो मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, COMPENSATION। तो क्षतिपूर्ति को क्या बोलेंगे, कंपनसेशन। जैसे मैंने अभी ये कंप्यूटर वाला उदाहरण दिया कि ये कंप्यूटर अगर मान खराब हो गया तो उसके बदले में आपको या तो राशि दे या फिर आपको एक और कंप्यूटर दे, तो उसको बोलेंगे क्षतिपूर्ति। अंग्रेजी में बोलेंगे कंपनसेशन। आपूर्ति को क्या बोलेंगे साहब, आपूर्ति को बोलेंगे सप्लाई। आपूर्ति को क्या बोलेंगे, सप्लाई। अगला ऑप्शन
रेइम्बर्स का मैंने बता ही दिया, प्रतिपूर्ति। अगला ऑप्शन है संपूर्ण। संपूर्ण को बोल सकते हैं हम टोटल। संपूर्ण को क्या बोल सकता हूँ? टोटल या आउल। तो संपूर्ण को क्या बोल सकता हूँ? टोटल। तो वो सभी शब्दों का इंग्लिश में मीनिंग आप जान गए। आप पूर्ति को क्या बोलेंगे? सप्लाई। प्रतिपूर्ति को क्या बोलेंगे? प्रतिपूर्ति को क्या बोलेंगे? कम रेम्बर्स। और संपूर्ण को क्या बोलेंगे? टोटल। और लगभग लगभग सभी के हो गए। क्षतिपूर्ति को बोलेंगे कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति को क्या बोलेंगे? कंपनसेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 जो उदाहरण है वो द्वंद्व समास के उदाहरण है, लेकिन जो ऑप्शन है वो किसका उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, किसी अन्य समास का उदाहरण है। सबसे पहली बात, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दो शब्दों के मध्य में और, या, तथा या अथवा छिपा हुआ होता है। अब इनमें से देखते हैं कि इनमें और, या, तथा अथवा छिपा हुआ है। देखो दाल रोटी में आप जाहिर सी बात है कि दाल और रोटी छिपा हुआ है, और शब्द छिपा हुआ है। जीवन मरण, अब जीवन और मरण, इसमें भी और शब्द छिपा हुआ है। कंदमूल, कंद और मूल, कंद और मूल, तो इसमें भी क्या छिपा हुआ है? और शब्द छिपा हुआ है। तो ये तीनों तो किसके उदाहरण हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे द्वंद्व समास के, ए, बी और डी। लेकिन जो शुभागमन शब्द है, शुभागमन शब्द जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण? कर्मधारय समास का। क्यों? क्योंकि पहला शब्द जो है ना वो दूसरे पद की क्या विशेषता बता रहा है? विशेषता बता रहा है। आगमन तो है लेकिन कैसा है? शुभ है, कल्याणकारी आगमन है। तो ये शुभागमन किसका उदाहरण हो जाएगा साहब? शुभागमन किसका हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण। अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, छप्पर पर पूछ ना होना मुहावरे का सही अर्थ है। ये मैंने पहली पारी में भी ये क्वेश्चन आया है। छप्पर पर पूछ ना होना, छप्पर पर पूछ ना होना का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत गरीब होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। पहला ऑप्शन है बहुत परिश्रम करना। बहुत परिश्रम करना के लिए मुहावरा हो जाएगा खून पसीना एक करना। क्या हो जाएगा? खून पसीना एक करना। ऑप्शन नंबर सी है बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारने का मुहावरा हो जाएगा चारों खाने चित होना। क्या हो जाएगा? चारों खाने चित होना। और ऑप्शन नंबर डी है सभी उपाय करना। इसका हो जाएगा उत्तर जोड़ तोड़ करना। क्या हो जाएगा? जोड़ तोड़ करना। तो बहुत परिश्रम करना का खून पसीना एक करना, अत्यंत गरीब होना का छप्पर पर पूछ ना होना, बुरी तरह हारना का चारों खाने चित होना, और सभी उपाय करना का जोड़ तोड़ करना। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नांकित में से गो का अनेकार्थक शब्द युक्त समूह है। देखो गो का अनेकार्थक शब्द समूह है, इनमें से स्वर्ण, एक पहला ऑप्शन दिया है स्वर्ण जल पारा। ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ग सूर्य बेल। ऑप्शन नंबर सी है वेद शंख समुद्र। ऑप्शन नंबर डी है श्रेष्ठ बाहर शिक्षक। तो इसमें से देखो जो है गो जो है उसका अनेकार्थी शब्द होते हैं। एक तो बाण, आँख, और वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, इला, सरस्वती, और सूर्य, बेल, ये सब किसके पर्यायवाची, किसके अनेकार्थी? तो गो के। किसके अनेकार्थी? गो के। तो इसमें से हमारा एक तो स्वर्ग मिल रहा है, सूर्य मिल रहा है और बेल मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो गो का अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? स्वर्ग, सूर्य और बेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 है, एक शब्द में सही संधि विच्छेद है। एक शब्द में सही संधि विच्छेद है। देखो एक शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में अ और आ के बाद में ए और ए आ जाए तो उसका ए हो जाता है, और अ और आ के बाद में क्या आ जाए? ओ और औ आ जाए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। अब देखो इसमें सही टुकड़ा कौन सा बैठ रहा है जिसका सार्थक अर्थ है एक धन एक? किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, एक धन एक। एक में कोई मात्रा नहीं लगती, जबकि एक के शब्द होता है, एक के में क्या लगती है? मात्रा लगती है। जबकि एक शब्द होता है उसमें क्या हो जाता है? क्या नहीं लगता है? कोई भी मात्रा नहीं लगती। तो इसका टुकड़ा हो जाएगा एक धन एक। एक के बाद में क्या आ रहा है? ए, तो क्या हो जाएगा? आई। तो क्या हो जाएगा? उस सार्थक शब्द एक का एक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो आज का, किस 147 जो क्वेश्चन है,
किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? देखो, अव्ययीभाव समास बोलते हैं जिस समास में पहला शब्द या तो उपसर्ग हो या अव्यय हो, और वो उपसर्ग लगने के बाद संपूर्ण पद किसका भांति व्यवहार करने लग जाए, एक अव्यय की भांति व्यवहार करने लग जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? अव्ययीभाव समास। इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 जो है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण है, लेकिन एक जो है वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। देखो, पहले जो ऑप्शन है अनुसार, अनु उपसर्ग लगा हुआ है और सार भूल जाते हो तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और दिन क्या है? शब्द है, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी है भरपेट। पेट भर कर, है ना? तो भरपेट में भी कौन किसका उदाहरण? अव्ययीभाव समास का उदाहरण। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है सज्जन, सतधन जन, सतधन जन, व्यंजन संधि का पहला नियम लग रहा है कि प्रथम अक्षर के बाद में कोई भी गोस वर्ण आ जाए तो तय किसमें चेंज हो जाएगा? अपने तीसरे अपने किस में चेंज हो जाएगा? तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की जो है इसके लिए सुटेबल बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में कौन सा समास? कौन सा समास? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कैसे? क्योंकि पहला शब्द किसकी विशेषता, दूसरे शब्द क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कौन सा समास? कर्मधारय समास। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं जो आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ अनुभव जोड़ पाया हूँगा। इसके लिए आप और मेहनत करें, थोड़ी और प्रयास करें। अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक ना एक दिन सफलता को आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपको सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। बाय, धन्यवाद।